हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर आए हैं उनको पता है कि हम यूथ पब्लिकेशन का एनालिसिस कर रहे हैं और यूथ पब्लिकेशन का अगर बात करेगा तो एलपी सीबीटी 2 रेलवे में जितना भी प्रश्न बना है एलपी सीबीटी 2 हो या इससे रिलेटेड जो साइंस बना है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, वो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर बात करेगा तो इसमें 75 से 80% है जो प्रीवियस पेपर सीबीटी 2 का ही मेंस का दिया हुआ है 2019 का। तो इसका अगर बात करिएगा तो वर्क पावर एनर्जी का हम कंप्लीट करवाए हैं और इसी के साथ सेफ्टी एंड हेल्थ अगर बात करेगा तो सेफ्टी एंड हेल्थ का एक लेक्चर हम कंप्लीट करवाए हुए हैं जो 50 क्वेश्चन करवाए हैं और इसका अगला लेक्चर भी जाएगा जो लास्ट लेक्चर रहेगा सेफ्टी एंड हेल्थ का। अगर इसी के साथ तीसरा जो चैप्टर हम स्टार्ट किए वो टेम्परेचर हीट एंड टेम्परेचर किए हैं। अगर हम बात करेंगे तो हीट एंड टेम्परेचर किए हैं और इसमें भी एक लेक्चर हम पूरा कर दिए हैं। दूसरा लेक्चर का अगर बात करेगा तो दूसरा लेक्चर है जो 22 से हम क्वेश्चन से देखेंगे। पहला लेक्चर गया था 21 तक, ठीक है। तो वहाँ थ्योरी भी हम कुछ क्लियर किए थे कंसेप्ट के साथ, उसी के साथ आगे भी हम कंटिन्यू सेशन को लेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन थ्योरी लाइक रहेगा या फार्मूला एक्सप्लेन करने लाइक रहेगा तो क्वेश्चन तरह ही हम कर देंगे जिस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, आज का प्रश्न जो दिया गया है 22 में, इसमें बोला गया है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या होता है। तो अगर बात करेगा ऊष्मा का स्थानांतरण, तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधि से होता है। तीनों विधि का याद रखिएगा कि 3 विधि से होता है। एक होता है चालन विधि से होता है। दूसरा का अगर बात करेगा तो दूसरा जो होता है वो संवहन विधि से होता है और तीसरा अगर बात करेगा तो तीसरा जो होता है वो विकिरण विधि से होता है। तो 3 विधि से ऊष्मा का चालन होता है। चालन विधि से जो होता है वो ठोस में और संवहन विधि से होता है जो द्रव में होता है और विकिरण होता है जो बिना माध्यम के गर्म करता है। तो अगर संवहन बोलेगा तो द्रव और गैस दोनों में हो जाता है किसे, संवहन विधि से। तो वही बोला गया है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है कौन से प्रणाली से होता है, तो कन्वेक्शन बोल देंगे या चालन विधि संवहन विधि से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पूछेगा कि सबसे धीमा विधि कौन सा होता है, तो सबसे धीमा विधि जो होता है वो चालन विधि होता है। सबसे धीमा विधि चालन विधि, उससे फिर हो जाएगा संवहन विधि और सबसे जो तेज होता है वो कौन सा होता है, तो विकिरण विधि होता है। और विकिरण विधि के माध्यम से ही सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है ये बिना माध्यम के गमन करता है, कौन सा, विकिरण विधि। तो सबसे तेज कौन सा होता है, तो विकिरण विधि हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, संवहन विधि हो गया और सबसे धीमा जो होता है वो चालन विधि होता है। तो यहाँ जो प्रश्न बोला गया था कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण की प्रणाली कौन सा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहन विधि। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेन में लिखा हुआ है कि ऊष्मा संचरण की संवहन प्रणाली तरल पदार्थ के अणुओं की वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो ठोस पदार्थ में संवहन प्रणाली का संभव नहीं है। मतलब ठोस प्रणाली में संवहन प्रणाली संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें और इस शीशे की विशिष्ट ऊष्मा दे दिया गया है कि 27 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करना है। तो ऊष्मा की मात्रा की गणना करने के लिए हम फार्मूला हम बताए थे कि Q बराबर याद रखेगा MS डेल्टा T। MS डेल्टा, तो Q आपसे पूछा जा रहा है। अब ये बताइए कि M दिया है 100 ग्राम, तो M ले लिए 100 ग्राम और ये बताइए कि S जो दिया गया है वो केजी में दिया हुआ है। तो ये बताइए केजी करने के लिए इसको कितना से करेंगे भाग, तो 1000 से। ये बताइए S कितना दिया है, तो 127 दिया है। और ये बताइए तापमान में अंतर कितना दिया है, तो 20 से 50 हुआ है। तो तापमान में अंतर का अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा। तो यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो Q जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो हम बात करेंगे तो 381 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ ना लगाना है, एम से डेल्टा टी, एम द्रव्यमान हो गया, एस विशिष्ट उष्माधारिता हो गया और डेल्टा टी होता है जो तापमान में अंतर होता है। अब ग्राम में लेना है कि केजी में लेना है वो डिसाइड कौन करता है, तो विशिष्ट उष्माधारिता जो दिल्ली रहता है वो डिसाइड करता है कि केजी में लेना है या ग्राम में लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऊष्मा, अगर इसका बात करते हैं कि ऊष्मा अंतरण की चालन और संवहन विधियां के द्वारा अलग किए गए पिंडों के बीच संचालित नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ऊष्मा के अंतरण अति अंतरण किस चालन और संवहन विधियां किसके द्वारा पिंडों को बीच स्थानांतरित नहीं हो सकता है, तो निर्वात के द्वारा नहीं हो सकता है। अगर बात करेगा कि माध्यम की जरूरत किसका किसका पड़ता है, तो माध्यम में चालन और संवहन को माध्यम की जरूरत पड़ता है। चालन और संवहन को, चालन और संवहन को होता है जो माध्यम की आवश्यकता होता है। अगर बोलेगा कि निर्वात में कौन चलता है, तो निर्वात के में चलेगा कौन, तो विकिरण, विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से आप निर्वात में भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं या ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन बिना माध्यम के कौन हो गया, तो बिना माध्यम के विकिरण हो गया और माध्यम के साथ चालन और संवहन हो गया। तो प्रश्न में यही बोला गया था कि ऊष्मा जो अंतरण की चालन और संवहन विधियां द्वारा अलग किए गए पिंड के बीच संचालित नहीं किया जा सकता है, तो निर्वात में संचालित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा 25 नंबर में, 25 नंबर में बोला गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अगर बात करेगा तो कितना डिग्री पर अभिमुख होते हैं, तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाता है। अगर इसका मेथड का अगर बात करते हैं तो आपको हम शुरुआत में ही मेथड बताए थे और उसी का अगर अप्लाई करिएगा तो यहाँ सोल्यूशन भी वही हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि आपको हम बताए थे कि C/5 बराबर F-32 F-32/9 बराबर K-273/5। अब जिसका रिलेशन पूछेगा उसका आपको बराबर कर देना है। आपको यहाँ रिलेशन जो पूछा गया है वो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछा गया है। तो अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन का अगर हम बात करते हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन का देखिएगा तो इसमें रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो C/5 बराबर F-32/9 बनेगा। अब ये बताइए कि C बराबर F बोला है कि C F के बराबर है। अब C F के बराबर है तो कोई भी वैल्यू एक रख लीजिएगा, चाहे तो C रख लीजिए या F रख लीजिए, लेकिन आपको आंसर जो दिया है वो डिग्री C में दिया है, तो फ़ारेनहाइट में दिया है। तो ये बताइए कि C की जगह पर अगर हम F रखेंगे तो F/5 हो जाएगा बराबर F-32/9 हो जाएगा। यहाँ जब मल्टीपल करेंगे तो 9F बराबर हो जाएगा 5F माइनस 5 दूनी 10 और 5 15 116 160 हुआ। ये बताइए 5F जब इन्हें आएगा आना तो फिर 160 को इन्हें लाइएगा तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -4F बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो अगर F का बात करेगा तो F कितना आ जाएगा 4 को 16 -40 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि ऊष्मीय चालकता का इकाई क्या है। तो अगर ऊष्मीय चालकता की अगर बात करते हैं कि ऊष्मीय चालकता का इकाई क्या है, तो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है। तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा कि जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन इसका क्या होता है, तो यूनिट होता है। तो ऊष्मा चालकता का डायरेक्ट याद रखिएगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि समान ताप और दाब पर किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा होती है। बोला गया है कि समान ताप और दाब पर किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलना है। अभी बताइए ठोस से द्रव में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, दो यहाँ जो कंसेप्ट होता है, एक पूछता है गुप्त ऊष्मा के बारे में, एक पूछता है गुप्त ऊष्मा और एक पूछता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता पूछता है। अब ये बताइए कि गुप्त ऊष्मा होता है जो अवस्था चेंज करता है। जैसे ये बताइए कि अगर बर्फ है तो बर्फ से पानी जो बदला, बर्फ से जो पानी हुआ, तो यहाँ जो अवस्था चेंज हुआ तो अवस्था चेंज करने के लिए गुप्त ऊष्मा का प्रयोग करते हैं और इसमें तापमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो ये बताइए कि यहाँ अवस्था चेंज हुआ, लेकिन वही अवस्था में अगर गर्म करना है, अगर पानी है तो पानी को ही गर्म करना है, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का उपयोग करते हैं। जैसे ये बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल है और इसको हम गर्म करके कर दिए 98 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बताइए कि 98 डिग्री सेल्सियस पर भी जल ही है, तो एक अवस्था में ही गर्म अगर करना है तो विशिष्ट ऊष्माधारिता करते हैं, और अगर अवस्था चेंज करना है, जैसे बर्फ से पानी या पानी से बर्फ बनाना है, तो अवस्था जो चेंज हो रहा है वहाँ जो प्रयोग हम करते हैं कौन सा करते हैं, तो गुप्त ऊष्मा करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला गया था कि अगर समान ताप पर, बोले थे टेम्परेचर कांस्टेंट है और समान ताप पर दाब पर किसी पदार्थ की ठोस से द्रव में जा रहा है। अभी बताइए ठोस से द्रव में जा रहा है तो यहाँ अवस्था चेंज हो रहा है, और जब अवस्था चेंज हो रहा है तो इसमें कौन सा काम करेगा, तो गुप्त ऊष्मा काम करेगा। तो इसका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा वो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर विशिष्ट ऊष्मा का अगर पूछेगा तो क्यू बराबर होता है ए मेल, अगर विशिष्ट ऊष्माधारिता का बोलेगा तो यहाँ क्यू बराबर याद रखेगा एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ से बात करेगा गुप्त ऊष्मा का, तो गुप्त ऊष्मा कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई एम आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करेगा तो एस बराबर जो देखने को मिलेगा वो एस बराबर देखने को मिलेगा क्यू बटा एम डेल्टा टी। ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि न्यूनतम प्रतिरोधकता का, अगर हम बात करते हैं कि न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करना है, तो न्यूनतम प्रतिरोधकता का अगर बात करेगा तो न्यूनतम प्रतिरोधकता अगर रहेगा तो उसका उच्चतम चालकता होगा। तो उच्चतम चालकता अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा उच्चतम चालकता किसका होता है, चांदी का होता है। अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा चालकता किसका होता है, चांदी का होता है। चांदी के बाद अगर बात करेगा तो कॉपर का होता है, कॉपर के बाद किसका होता है, तो एल्युमिनियम को होता है। तो सबसे मिनिमम जो प्रतिरोधकता देखने को मिलेगा चांदी का, चांदी से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा कॉपर का, और कॉपर से ज़्यादा देखने को मिलेगा एल्युमिनियम का। तो सबसे मिनिमम या सबसे जो बोलेगा कि कौन सा सुचालक पदार्थ है जिसका मिनिमम प्रतिरोधकता होता है, तो चांदी का सबसे मिनिमम होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर मोटाई वाले ईंट की दीवार की आंतरिक सतह तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, तो दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर ज्ञात करना है। ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी, जिसका ऊष्मीय चालकता दिया है 0.15 जूल। ठीक है, अब यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। हम एक फार्मूला भी आपको हम बताए थे कि एक क्षेत्रफल के केस में पूछ लेता है कि ऊष्मा की दर क्या होता है, तो ऊष्मा की दर का फार्मूला डायरेक्ट याद रखेगा कि क्यू बाई जो टी होता है वो होता है के ए डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई एल होता है। तो के ए डेल्टा टी बाई एल होता है। तो यहाँ से सिंपल आप फार्मूला जब लगाइएगा तो ये बताइए कि क्यू बाई टी आपसे पूछा जा रहा है, तो क्यू बाई टी हो गया। के का अगर बात करेगा तो के कितना दिया है, तो 15 दिया है, तो 15/100 लिख देंगे। ठीक है, और ए कितना दिया है, तो क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो प्रति वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल 1 दे दिया है। और ये बताइए तापमान में अंतर 25 और 5 का अगर अंतर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और लंबाई का अगर बात करिएगा तो लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो 24 और सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे। अभी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 जाके ऊपर जाएगा। तो अगर 100 ऊपर जाता है तो ये बताइए कि इस 100 को हम यहाँ लिख सकते हैं, स्पेस नहीं रहा है, देख लीजिएगा। अब ये बताइए कि इस 100 से इस 100 कटेगा। 24 का अगर बात करेगा तो 24 को काटने के लिए 5 या 15 काटेंगे, 38 24 काटेंगे, यहाँ से ये कट गया। अगर यहीं बात करिएगा तो ये बताइए कि 2 चौको 8 कटेगा और 5 चौको 20 कटेगा। ठीक है, तो 5 को 20 हो गया, तो 5 5 25 और 25/2 करिएगा तो 12.5 जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको जो फार्मूला लगाए हैं क्यू बटा टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल, ये फार्मूला के माध्यम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रश्न में बोला गया है कि 1 केजी पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन पर क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 केस बनता है, एक आयतन और एक घनत्व के केस में बनता है। तो अगर हम आयतन और घनत्व का केस का अगर हम बात करते हैं तो इसका फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। फिगर में अगर बात करते हैं कि यहाँ जो हम लेंगे, यहाँ लेंगे क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीका से इस तरफ जो आवेगा वो क्या आवेगा, तो इन्हें आवेगा तो -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इस तरफ जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 हो जाएगा और इसी तरीक़ा से यहाँ 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आयतन का, तो आयतन में क्या होगा कि आयतन में ऊपर से आएगा, बर्फ बनता है, क्योंकि बर्फ बनेगा कौन सा, माइनस में, तो माइनस में बर्फ इस तरफ है, तो यहाँ से जब इस तरीक़ा से लाएंगे तो इस तरीक़ा से हम फिगर बनाएंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे कि सबसे मिनिमम कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मिनिमम होता है। तो यहाँ बर्फ था, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ बर्फ हो गया, ये बताइए कि ये हो गया बर्फ का केस, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो गया जो तापमान का केस हो गया। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ बर्फ से अगर 0 डिग्री सेल्सियस इन्हें माइनस में आ गया तो बर्फ बन गया, और इन्हें जो आ जाएगा इन्हें क्या बन जाएगा, तो जल बन जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जल हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर बात करेंगे तो यहाँ से दिखेगा तो ये जो आ रहा है क्या हो रहा है, तो तापमान घट रहा है, जो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन मिनिमम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि आयतन क्या हो सकता है, तो अधिक हो सकता है। आयतन क्या होगा, अधिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि पारा का ऑप्शन के अनुसार था, लेकिन यहाँ कठोर रबड़ दे दिया है, तो कठोर रबड़ का यहाँ उच्चतम प्रसार गुणांक देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर सभी का अगर हम आयतन गुणांक अगर बात करते हैं तो आयतन गुणांक देख सकते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं कि लोहा का कितना होता है, 3.55 गुने 10⁻⁵ होता है। इसी को हम लिख सकते हैं 355 गुने 10⁻⁷। इसी तरीके से 18.2 हो गया पारा का, पीतल का 6 गुने 10⁻⁵ हो गया, और कठोर रबड़ का सबसे ज़्यादा है 24 गुने 10⁻⁵ होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, तो रबड़ का हो गया, कठोर रबड़ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा सीसा की तुलना में कितना गुना अधिक फैलता है। अगर तापमान समान है, अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखता है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर बोला है कि कॉपर होता है, कॉपर जो सीसा से, इसे तो सीसा से अगर हम बात करते हैं कॉपर है जो सीसा की तुलना में कितना गुना अधिक फैलता है, तो हम कह सकते हैं कि सीसा की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है, 5 गुना अधिक फैलता है। यहाँ बोला गया है कि तापमान को समान वृद्धि होने पर ताप है जो तांबा है जो शीशे की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है। तांबा शीशे की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है शीशे की तुलना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दे दिया गया है 346 जूल पर केजी पर केल्विन। अब कुछ नहीं करना है, क्यू बराबर लगाना है MS डेल्टा टी। अब ये बताइए कि क्यू हमको निकालना है, एम कितना दिया है, तो 50 दिया है, लेकिन 50 ग्राम दिया है, और हमसे जो विशिष्ट ऊष्मा जो दिया है वो किस में दिया है, तो केजी में दिया है। इसको केजी में करने के लिए 1000 से हम डिवाइड किए, ये कितना दिया है, तो ये से दिया है 386। अगर ये बताइए टाइम में डिफरेंस माफ करिएगा, टाइम में डिफरेंस का अगर बात करेगा तो 20 और 60 के बीच में कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए कि 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये 1 0 से ये 1 0 कटेगा। ये बताइए 2 मरतबे 5 दूनी 10 कट गया, और ये 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ जो गुना करेंगे तो ये बताइए कि 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 7 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 600, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 क्या हो जाएगा 700, तो 772 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 772 जूल हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ मिला भी लीजिएगा, देखिएगा 772 ही दिया होगा, देखिए 772 जूल है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है
कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर पानी का क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितनी डिग्री से अलग होता है। अगर फ़ारेनहाइट पैमाना का अगर बात करते हैं तो आपको हम बताए थे कि फ़ारेनहाइट में अगर बोलेगा तो क्वथनांक कितना होता है तो 212 होता है। अगर फ़ारेनहाइट में अगर क्वथनांक का अगर बात करें हिमांक का बात करेगा तो कितना होता है तो 32 होता है। तो ये दोनों का अगर अंतर बात करेगा तो दोनों का अंतर अंग्रेजी में कितना होता है तो 180 डिग्री पर अंतर होता है किसका, फ़ारेनहाइट का। तो वही बोला है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में बिल्कुल कितना डिग्री से अलग हो जाता है तो 180 डिग्री से अलग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कुछ न करना है, चेंज करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ आपको हम बताए थे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोल रहा है तो C/5 बराबर F-32/9। इस पर बैठा के आप सीधे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे सोल्यूशन में भी इसका दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन 36 नंबर भी है तो 36 नंबर का भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 37 नंबर में, इस प्रश्न में बोला गया है कि 50.2 जो वाट दिया है कि ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इतना दिया गया है और लंबाई 15 सेंटीमीटर और यदि छड़ दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाली प्रवाह की दर पूछा है। तो कुछ न करना है, प्रवाह की दर के लिए Q/T बराबर होता है MS, एक सेकंड, ये बताइए होता है KA∆T/L होता है। अभी बताइए कुछ न करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है रख सकते हैं। अगर वैल्यू का अगर बात करेगा तो Q/T अगर निकालना रहेगा तो K का मान रखना है। तो K का कितना दे दिया है तो K का अगर हम बात करते हैं तो K का दिया है 50/2। तो ये बताइए 50.2, ठीक है। एरिया कितना दिया है तो एरिया का अगर बात करेगा तो 0.2, तो इसको हम 2/100 लिखेंगे, ठीक है। और ये बताइए तापमान में अंतर कितना दिया है तो 300 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिया है तो 300 हो गया। और ये बताइए लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है तो 15 सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर 100 ऊपर चला जाएगा। ये बताइए कि ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। 15 का अगर बात करेंगे तो 20 मरतबे 300 खत्म हो गया। तो यहाँ से जो गुना करेंगे वो कितना आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 से अगर हम गुना करेंगे तो इसका हम देख सकते हैं कि अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 50/2 गुने ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। अगर 4 से हम गुना करते हैं तो E0 से E0 कटता है तो 5 को 20 आता है। एक सेकंड, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस हुआ है, रिपीट कर देखिएगा। ये बताइए कि हम बताएं कि Q/T जो होता है वो क्या होता है KA∆T/L होता है। KA∆T/L होता है। ये बताइए कि Q/T के Q/T लिखेंगे। ये बताइए K कितना दिया है तो 50.2 दिया है। ये बताइए 50.2 को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 50.2 को हम 10 लिख दिए। और ये बताइए कि एरिया कितना दिया है तो 0.2 दिया है। तो ये बताइए कि यहाँ 2/100 लिख दिए। और अगर तापमान में अंतर का अगर बात करते हैं, यदि छड़ में दोनों सिरों के बीच का अंतर 300 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ नीचे कितना आएगा तो नीचे 15 आएगा। और सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए 15/10 अति 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर में, 100 ऊपर में चला गया। ये 100 से हम ये 100 को काटे हैं। इसी तरीक़ा से ये 20 मरतबे यहाँ से ये कटेगा, ये 20 मरतबे कट गया, 20 मरतबे कट गया। अब ये बताइए कि बचा क्या है तो 10 बचा है। तो ये बताइए कि ये 10 से ये 10 कटेगा। यहाँ कितना आया 2 दूनी 4 आया। अब 4 आया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। अब ये बताइए किलो में किया पूछा है तो किलो के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। पिछला बार भी आंसर सही आया था, किलो में कन्वर्ट किए थे। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.008 आएगा। तो अप्रॉक्स में हम कह सकते हैं कि कितना आएगा तो 2 किलो जूल पर सेकंड आएगा। तो कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अति डी, 2 किलो जूल। 2.008 होगा तो 2 किलो जूल के अप्रोक्स में इसका आंसर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 100 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल पर केजी पर केल्विन का ताप पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए।
कुछ नहीं करना है कि कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी है। अब Q बराबर एम एस डेल्टा है तो Q बराबर, ये बताइए कि हमको विशिष्ट ऊष्मा केजी में दिया है, तो केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100/1000 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीका से एस का अगर हम बात करते हैं तो एस हमको दिया है 900, और डेल्टा टी कितना दिया है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो ये बताइए कि 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि Q जो आएगा वो कितना आएगा, तो 900 जूल आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे उच्चतम का अगर बात करेगा तो किसका होता है, तो पानी का होता है। लेकिन अगर गैस का बात करेगा तो गैस में किसका होता है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है हाइड्रोजन का। तो बोला है कि उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 100 ग्राम वजन वाले, अगर हम बात करते हैं कि 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी भी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि उसके तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना चाहिए, और चांदी की विशिष्ट ऊष्माधारिता भी, अति विशिष्ट ऊष्मा भी दे दिया गया है। तो Q बराबर क्या लगाना है, तो एम एस डेल्टा टी लगाना है। Q बराबर एम एस डेल्टा टी है। ये बताइए Q हमसे पूछा जा रहा है, तो Q पूछा जा रहा है तो M कितना है, तो 100 ग्राम है, और यहाँ दिया है कुछ विशिष्ट ऊष्मा केजी में, तो 100 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया किसमें, तो केजी में। एस कितना दिया है, तो 236 दिया है, और तापमान में अंतर कितना दिया है, तो 40 का दिया है। ठीक है, कुछ न करना है, इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो ये बताइए कि 3 जीरो से ये 2 और 1 जीरो ही कट जाएगा, तो 400 गुना करेंगे तो 6 चौको 24 हो गया, 4 12 2 14 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 6 चौको 24 4 12 14 4 दूना 9 हो जाएगा, तो 944 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर देखने को कितने का मिलेगा, तो 944 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 152 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो हम बताए थे कि C/5 बराबर होता है F माइनस 32 बटा क्या होता है 9। इस पर बैठा के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बर्फ की स्थिति में, अगर हम बात करते हैं कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से होता है। अगर हम बात करते हैं कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है, ये बताइए कि पानी की स्थिति में अगर परिवर्तन करना है, बर्फ से अगर पानी में जाएगा तो तापमान में हमको वृद्धि करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे बर्फ से अगर हमको पानी में जाना है तो हम तापमान में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और जस्ट आपको हम बताए थे भी कि जैसे ये बर्फ हो गया, इस साइड बर्फ हो गया और ये पानी हो गया, तो देखिएगा कि तापमान में धीरे धीरे जैसे क्या होता है, तापमान का अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है, बर्फ से पानी बनने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। एक सेकंड, इसका बी दिया है जो, देखिए बात वही है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो ऑप्शन दे दिया है वो 2 गो में फंसाया, एक ऊष्मा का अवशोषण भी दिया है और तापमान में वृद्धि भी दिया है। अगर आपको ऊष्मा के अवशोषण ऑप्शन में नहीं रहता तब आप तापमान में वृद्धि मार सकते थे, लेकिन यहाँ ऊष्मा का अवशोषण भी दिया है। तो 2 केस होता है, एक ऊष्मा छेपी होता है, एक ऊष्मा छेपी होता है, और एक बात करेगा तो ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी होता है। तो ऊष्मा शोषी होता है जो क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, तो अवशोषण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिएगा, इसका एनालिसिस भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ बात करिएगा तो इसमें बोला गया है कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन ऊष्मा के अवशोषण की वजह से होता है, क्योंकि जब बर्फ ठोस अवस्था में को
पानी तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा के बर्फ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ऊष्मा को बर्फ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब अवशोषण हो गया है, तो हम बताए थे ऊष्मा शोषी है। तो ये बताइए कि ऊष्मा को बर्फ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि ठोस का तरल में परिवर्तन। इस परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित होती है और बर्फ की क्रिस्टलीय प्रकृति टूट जाती है और तथा वह पानी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जस्ट आपको हम बताए हैं कि एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है कि क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ग्रहण करता है। ये बताइए कि हाँ साफ शब्दों में लिखा भी है कि देखिएगा ऊष्मा को बर्फ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ऊष्मा को बर्फ के द्वारा क्या होता है, तो अवशोषित कर लिया जाता है। तो ऊष्मा को बर्फ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि ठोस के तरल में परिवर्तन। ठोस किस में हो जाता है, तो तरल में परिवर्तन हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है और क्या बन जाता है, तो जल बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर बी ऑप्शन में नहीं रहता तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, सिंपल आप समझिएगा, जैसे तापमान में वृद्धि कब होता है, जब ऊष्मा दीजिएगा, तो ऊष्मा फर्स्ट प्रियोरिटी रखेगा, तो ऊष्मा में वृद्धि दीजिएगा या ऊष्मा अवशोषित करेगा तो बर्फ है जो किस में चल जाएगा, तो तरल पदार्थ में चला जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया है कि जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो जस्ट आपको हम यहाँ फिगर से भी हम बताए थे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस अगर करिएगा, बोला कि 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो ये बताइए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि पहले ये हो गया, ये बर्फ हो गया, और अगर यहाँ बात करेगा तो यहाँ जल हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो ग्राफ इसका इस तरीका से बनता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका मिनिमम हो जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस से इसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के आते वक्त इसका आयतन में क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन क्या होगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, घट जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो इसका आयतन में क्या होता है, तो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर मोटी और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी भी स्टायरोफॉर्म शीट में इसकी आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच का अंतर 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर है और शीट पर प्रवाहित ऊष्मा की दर कितनी है, उसमें चालकता दिया गया है। अब ये बताइए कि ये भी हम पिछला बार में भी क्वेश्चन करवाए हैं, जस्ट करवाए हैं कि जो क्यू का उसमें चालकता दिया गया है और आपसे दर पूछ रहा है तो क्यू बाई टी पूछ रहा है, और क्यू बाई टी होता है जो के ए डेल्टा टी वाई एल होता है, के ए डेल्टा टी वाई एल होता है, और इस फार्मूला के माध्यम से आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर आंसर तक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, के कितना दिया है, तो के दिया है 0.1, तो 0.1 को 1/100 लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 0.25 दिया है तो 25/100 कर देंगे। और ये बताइए तापमान में अंतर कितना दिया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिया है, और लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई की अगर बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, और इसका अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में काटने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, तो सीधे हम यहाँ लिख देंगे 100। अब ये बताइए कि ए 100 से ए 100 कटेगा, सिंपल हो गया। ये बताइए कि 8 5 40 अगर बात करेगा तो 1 0 से 1 0 ई कटेगा, और ये 5 5 25 कटेगा, तो ये 5 से ई 5 कट गया। अब कुछ न करना, 5 को 20 करना, 5 को 20 से फिर 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो सिंपल फार्मूला यहाँ तो स्पेस नहीं है, हिसाब हम बना सकते हैं। क्यू सिंपल फार्मूला क्यू बाई टी जो होता है वो क्या होता है, तो के ए डेल्टा टी वाई एल। इस फार्मूला के माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर इसको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जब दो निकाय है जो ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके अलग अलग होंगे। बोला गया है कि जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच में ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, जब तापमान में अंतर आना चाहिए। तापमान में जब अंतर आएगा तो ऊष्मा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तापमान में अंतर का मतलब ये होगा कि एक, जैसे कि ये बताइए कि लो है,
और ए हो गया हाई हो गया। तो ये बताइए लो से हाई में कब अंतर, लो और हाई है तो इसमें तापमान में अंतर है, तो हाई से लो में क्या करेगा, फ्लो होने शुरू कर देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इसमें बोला गया कि लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल पर केजी पर केल्विन दिया गया है। यदि लेड की 250 ग्राम के एक टुकड़े के द्वारा 5 केजी जूल अति 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद तापमान में अंतर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो इसकी ऊष्माधारिता ज्ञात करना है। इसका ऊष्माधारिता के लिए हम बताए थे कि ऊष्माधारिता का अगर बात करेंगे तो दो फॉर्मूला याद रखेगा, एक एमएस रखेगा और दूसरा अगर बात करेगा तो दूसरा रखेगा डायरेक्ट, अगर हम बात करेंगे तो क्यू बटा डेल्टा टी रखेगा। अभी बताइए जो दिया हो वो लगा सकते हैं। अगर हम एम दिया हुआ है और एस भी दिया हुआ है, तो एम कितना दिया है तो 250 दिया है। अगर एस का बात करेगा तो एस भी दिया हुआ कि सिंपल ए भी लगा सकते हैं। ए बताइए कि 5 है तो 5000 जूल लिखेंगे, ये हो गया 5000। और ये बताइए कि तापमान में अंतर कितना दिया है तो 10 दिया है, तो तापमान में कितना अंतर हो गया तो 10 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो हो गया तो 500 क्या हो जाएगा तो जूल पर केल्विन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके माध्यम से भी आंसर वही आएगा और इसके माध्यम से भी आंसर वही आएगा, तो जो आसान पड़ता है वो लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का जो तापमान हो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई उष्मा हानि न हो, तो ये बताइए ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान क्या था। बोला क्या है कि यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यह मानकर कि कोई भी उष्मा हानि नहीं हुई है, तो ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान क्या होगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एक सेकंड हम समझाएंगे। ये बताइए अगर हम बात करते हैं कि 85 डिग्री सेल्सियस जो दिया गया है, वो 85 डिग्री सेल्सियस जो दिया गया है वो T1 का तापमान दिया है, तो हम कह सकते हैं कि T1 जो हमको मिला है वो कितना मिला है तो 85 डिग्री सेल्सियस मिला है। ये बताइए कि T2 का अगर तापमान का बात करेगा तो T2 का तापमान हमको नहीं दिया गया है, T2 का तापमान निकालना है। और बाकी मिश्रण का तापमान का ये अंतर दे दिया है कि T माइनस जो T2 आएगा वो कितना दे दिया है तो 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। यही क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब ठंडे पानी को तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बोला गया है कि 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ, यहाँ देखिएगा 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब मिक्सचर ताप तक पहुंचने पर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि ठंडे पानी को हम अगर T2 माने हैं और मिश्रण ताप T है, तो ये दोनों का अंतर कितना दिया है तो 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब कुछ न करना, फार्मूला जो हम शुरुआत में 4 को लगाए थे, ये लिखवाए थे, उसी में से एक फार्मूला लगेगा। अब यहाँ कुछ न करना, 2.5 लीटर दिया है तो 2.5 लीटर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं जाते हैं, कंसेप्टिव हम यहाँ लिख देते हैं। 2.5 हो गया। ये बताइए 85 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 85 लिख दिए, माइनस मिश्रण का ताप लिख दिए, और इसी तरीक़ा से कितना दिया है तो 4.5 लीटर दिया है तो 4.5 लिखेंगे। और ये बताइए कि यहाँ जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा तो T1 अति T माइनस T2 हम लिखेंगे, T माइनस T2 हो गया। अब सिंपल इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ये बताइए कि 25 है तो यहाँ से 5 मरतबे ई कट जाएगा और 9 मरतबे ई कट जाएगा, तो यहाँ जो आएगा वो 55 25 हो जाएगा, और 8 5 40 और 2 42 हो गया, ठीक है, माइनस 5T हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करिएगा तो T माइनस T2 15 दिया है, तो ये 15 व 35 से 135 डिग्री आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब 5T का अगर बात करें तो 5 टू उस साइड जाएगा तो 125 से नहीं आएगा 135, तो 425 में से 135 जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 10 2 12 9 3 12, और यहाँ बचा 3 में से 1 तो 203, 9 तो 290 हो जाएगा। 290 बराबर कितना आ जाएगा 5T आ जाएगा।
तो अगर टी का अगर बात करेगा तो टी कितना आ जाएगा, तो टी जो आएगा वो 5 से काटेगा तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 4 और 8 5 40। ये बताइए टी जो आया कितना आया, 58 डिग्री सेल्सियस आया। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ रखेंगे टी 58 डिग्री सेल्सियस आ गया और माइनस T1 T2 बराबर 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ जो T2 देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, तो 43 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब सिंपल आपको एक बार और रफली हम बता देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको अगर T1 का अगर बात करेगा तो T1 दिया हुआ है, एक सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ T1 के लिए तो T1 आपको दिया हुआ है 85 डिग्री सेल्सियस, ये देख लीजिएगा। अगर यहाँ T2 का अगर बात करेगा तो T2 आपको नहीं दिया है, T माइनस T2 का दिया है कौन सा, तो T माइनस T2 का दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। आपसे T2 पूछा जा रहा है कि T2 कितना था और T2 किसका था, तो ठंडे जल का था। तो ठंडे जल का था, हम गर्म पहले लेते हैं, तो गर्म कितना था, तो 2.5 था। ये बताइए गर्म जल का टेम्परेचर कितना था, तो 85 था, माइनस मिश्रण ताप ये हो गया। फिर ठंडे पानी का कितना था, तो 4.5 था। और ये बताइए कि यहाँ कितना था, तो T माइनस T2 था। कुछ नहीं करना है, ये बताइए 5 5 25 से ये कट जाएगा, 9 5 45 ये कट जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 5 5 25 और 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5T हो गया। और इसी तरीक़ा से यहाँ अगर हम करेंगे तो T माइनस T2 का अंतर हमको 15 दिया हुआ है और 9 यहाँ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 135 आ जाएगा। 135 जब 425 में से घटेगा, 425 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। 10 दोबारा 9 हो गया। यहाँ 290 बराबर कितना आ जाएगा, 5T। तो T निकालिएगा तो T कितना आ जाएगा, तो 58 आ जाएगा। अब ये बताइए कि जब T 58 है और T माइनस T2 का अंतर 15 दिया है तो T2 कितना आ जाएगा, तो T2 जब घटाइएगा तो T2 आ जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि ठंडे पानी का जो टेम्परेचर दिया गया था तो कितना दिया गया था, 43 डिग्री दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 43.2 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरीमीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए, जो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.9 जूल पर केजी पर केल्विन है। यहाँ से आपको डेल्टा टी पूछा गया है। एक यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करिएगा, यहाँ किलो जूल नहीं, यहाँ सिर्फ जूल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो Q बराबर क्या लगाना है, तो MS डेल्टा T लगाना है। Q का मान कितना दिया है, तो 43.2 दिया है। अगर M का बात करेगा तो ये बताइए कि यहाँ kg दिया है, तो 800 ग्राम को हम 100 से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 हो गया। अब ये बताइए कि S का मान अगर दिया है तो 9/10 हो गया और डेल्टा टी हमसे पूछा जा रहा है, तो डेल्टा टी ये हो गया। यहाँ से अगर काटेगा तो 2 0 से 2 0 कट गया। अगर यहाँ से काटने का प्रयास करेंगे तो ये बताइए कि डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से कटेगा, तो ये 10 से ये 10 कट गया। यहाँ से काटिएगा तो 8 5 40 हो गया, 3 और 8 को 32 हो गया, तो ए से ए कट गया और 9 6 54, यहाँ से ए कट गया। तो यहाँ जो डेल्टा टी जो आएगा वो कितना आएगा, तो 10 6 60 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा, कितना तापमान में अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ जो दिया गया है वो 43.2 किलो नहीं है, सिर्फ जूल है। इस हिसाब से करिएगा तो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि वाट और स्टेरेडियन, वाट पर स्टेरेडियन इकाई क्या होता है। तो वाट पर स्टेरेडियन का अगर इकाई का बात करेगा तो विकिरण तीव्रता की इकाई होता है। विकिरण तीव्रता की इकाई की अगर बात करेगा तो वाट पर स्टेरेडियन होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इसका अगर पूरा पढ़िएगा, एक्सप्लेन देखिएगा, एक्सप्लेन में लिखा हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन इसका देखिएगा। एक्सप्लेन में अगर बात करेगा तो वाट स्टेरेडियन, वाट पर स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता या दीप्तिमान तीव्रता की इकाई है। विद्युत चालकता का अगर बात करेगा तो पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को विद्युत चालकता कहते हैं। पारगम्यता होता है तो एक होता है परमेबिलिटी और एक बात करेगा तो एक होता है परमिटिविटी। दोनों का अलग अलग होता है, एक होता है परमेबिलिटी और एक होता है परमिटिविटी। परमेबिलिटी का अगर बात करेगा तो इसका मात्रक, ये सही मात्रक जो फार्मूला होता है वो पूछता है, तो हेनरी पर मीटर होता है।
अगर परमेबिलिटी का पूछेगा तो बिलिटी हो गया, मतलब हेनरी पर मीटर, और अगर परमेबिलिटी पूछेगा तो ये होता है फैराड पर मीटर। यही बताना था, इसीलिए इसका एनालिसिस हम देख रहे हैं जो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दो यहाँ से याद रखेगा, एक पारगम्यता का होता है जो परमेबिलिटी का बोलेगा तो हेनरी पर मीटर होता है, और एक विद्युतशीलता परमिटिविटी का पूछेगा तो फैराड पर मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि ऊनी कपड़े में शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों? तो जाड़े में गर्म रखते हैं किसको? तो ऊन में ऊष्मा बुरा चालक है, ऊन होता है जो ऊष्मा का बुरा चालक होता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन देखें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।